अच्छा दोस्तों, तो ये चल रहा है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो दूसरा मैच था वो भी बांग्लादेश जीत चुका है। मतलब सीरीज जो है वो बांग्लादेश 2-0 से जीत चुका है और पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रही कि उनकी हार में खुशियां मनाएं कि अपनी हार का गम मनाएं। पूरा इंडिया और पूरा पाकिस्तान एक दूसरे की हार के ऊपर ही इस वक्त खुशियां मनाने में बिजी है और जैसे ही अपने मैचेस को देखता है तो उसके बाद आंखें भर आती हैं आंसू से मासूम की। जिंदगी का एम हमेशा यही होना चाहिए कि आपका फोकस अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, दूसरों की नाकामियों के ऊपर ही होना चाहिए और वही हमने रखा हुआ है। खैर, आज का जो ये मैच था इंडिया और बांग्लादेश का, वो बहुत ही जबरदस्त था। दोनों टीमें हारने के लिए पूरी ट्राई कर रही थी और एंड में इंडिया उसमें जीत गया। 69 के ऊपर 9 आउट थे बांग्लादेश के और उसके बाद कोई ऐसा टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ कि तकरीबन 270 रन बना दिए बांग्लादेश ने। उसके अंदर फिर से मेहदी हसन साहब जो हैं उन्होंने आके क्या गजलों में राग लगाए और सेंचुरी मार के चले गए। आखिरी बॉल के ऊपर आके 100 मार के गया मेरा दोस्त। पता नहीं इंडिया को क्या आदत पड़ गई है, क्या हाथ को लगा मुंह ना लग सका, इस किस्म की बातें हो रही है। पिछले मैच के अंदर भी इसी तरह जो है कोई 130 के ऊपर 9 आउट किए हुए थे और उसके बाद मैच हार गए थे। इस दफा भी इसी तरह हुआ है कि मैच खत्म हुआ था लेकिन फिर भी एंड में मेहदी हसन साहब जो हैं वो लेके चले गए इनके हाथों से। दूसरी तरफ फाइट बैक बड़ी जबरदस्त किस्म की होगी लेकिन फाइट बैक सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की तरफ से हुई जो कि एंड के अंदर है। उनका असल में अंगूठा जो है वो जख्मी हो चुका था, उसके ऊपर बॉल लगी थी, कट लगा हुआ था और पे स्टिचेस भी लगे। बहुत से लोग जो है हम शुरू में इसलिए भी तालियां बजा रहे थे कि फ्रैक्चर के साथ आए हैं, उतने छक्के मारे, लेकिन फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी इंजरी थी। और मैं ये सोचा था कि अगर इस किस्म की वो बैटिंग कर ही सकते थे तो पहले ही आ जाते यार, मतलब एंड में आने की क्या जरूरत थी। लेकिन फिर भी उन्होंने भी एंड में मेरा ख्याल में कोई 2 कैचेस दे दिए थे जो कि दोनों के दोनों कैचेस बांग्लादेशी प्लेयर्स ने ड्रॉप कर दिए थे हैं। तो फिर पाकिस्तान के कज़न ही इन्होंने इसी किस्म की हरकतें करनी होती हैं। जब भी प्रेशर में हमारी टीम्स आ जाती हैं तो हम पैनिक करना शुरू हो जाते हैं। बांग्लादेश ने अपना पूरा इंटेंट दिखा दिया था कि हम ये मैच जीतना नहीं चाहते हैं। हमारी टीम और बांग्लादेश की टीम जो है वो नजला जुकाम तो पकड़ लेगी लेकिन कभी भी कैच नहीं पकड़ेगी। शर्मा मासूम जो है वो टूटे घूटे के साथ जो है वो छक्के मारने की कोशिशों में कैच आउट हो रहा है, वो ऊंची ऊंची बॉलें मार रहा है और ये लोग इधर ड्रॉप पे ड्रॉप किए जा रहे हैं। वो भी चीख रहा है कि यार तुम लोग ये पकड़ लो, कम से कम इस तकलीफ से तो बाहर निकलो। लेकिन उसकी क्या उंगलियां टूटी होंगी जो बांग्लादेशी प्लेयर्स की उंगलियां टूट गई थी कैच पकड़ते हुए। खैर ओवरऑल अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम जो है वो पूरे मैच के अंदर बेहतर टीम रही थी, इसलिए डिजर्विंग वही थे कि वो मैच जीत जाए। दूसरा, होम ग्राउंड के इनके जो रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं तो उससे पता चलता है कि यार ये ऐसा रिकॉर्ड तो शायद ही किसी का हो। ये स्टैट्स आप लोगों के सामने जिसके अंदर बांग्लादेश की होम ग्राउंड की जो डोमिनेंस है वो आप सब देख सकते हैं। बांग्लादेश को बांग्लादेश में जाकर लड़ना बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप तालाब के अंदर जाके मगरमच्छ से लड़ाई करना शुरू करते हैं। इन्हीं स्टैट्स में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का नंबर आपको बहुत ही नीचे नजर आएगा। ये बहुत ही फख्र की बात है कि हम होम ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो इतना बुरा परफॉर्म करते हैं। अवे में तो बुरा परफॉर्म करने का हमारा हक बनता है। मैं पहले ही बहुत सी वीडियोस में ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम जो है वो नालायकी है। यहाँ पे लोग जो है वो इतने नालायक होते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जितने भी ये जो पिच क्यूरेटर्स हैं जिनको जाके बताया जाता है कि हमें इस किस्म की पिच चाहिए, वो डबल थम्स अप देते होंगे, मतलब दूसरा थंब भी ऊपर करके डबल थम्स अप देते होंगे। वो ये कहते होंगे कि बिल्कुल हो जाएगी सर, बेफिक्र रहे, ऐसी पिच बनाएंगे जो आप चाह रहे हैं ना उससे डबल करके हम बना देंगे। एंड में पिच जो है वो ऐसी बन के आ जाती है। वो इसलिए क्योंकि लोग ही नालायक। करप्शन इस मुल्क का मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि हकदार को उसका हक मिलता नहीं है। डिजर्विंग लोगों को वो पोजीशंस मिलती ही नहीं है जो उनके लायक होती है। जो भी नालायक आदमी होता है उसको एक डिजर्विंग पोजीशन के ऊपर लाके बिठा दिया जाता है और फिर वो किसी भी रेफरेंस की वजह से उसी पोजीशन के ऊपर चिपका होता है, इसलिए इस किस्म की हरकतें होती है। वैसे बहुत से इंडियन लोग जो है वो इसी बात का रोना रो रहे हैं कि ये होम कंडीशंस बुली हैं और इस किस्म की चीजें। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बांग्लादेश है तो शायद हम भी हार जाएं, इससे बुरी तरह हारेंगे अगर वहां पे जाएं। लेकिन जहां तक बात है इंडियन टीम की, तो यही कंडीशंस बहुत हद तक इंडिया में भी मौजूद हैं। स्पिनिंग विकेट्स होती हैं वहाँ पर और वहाँ के जो बैट्समैन हैं वो सबसे बेहतरीन स्पिन को खेलते हैं। पेस वेस तो कुछ खास थी नहीं। जो भी हो, जिस तरह की भी कंडीशंस चल रही हैं, मेरा ख्याल में ये इंडिया को तो सूट करती हैं क्योंकि बांग्लादेश की भी वही स्ट्रेंथ है जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है। खैर जो भी वो सीरीज जो है वो बांग्लादेश जीत चुका है और मसला सिर्फ ये हो रहा है कि ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया की टीम के ऊपर बात की जाए और अगर इंडिया की टीम के ऊपर बात की जाए तो कौन सी टीम के ऊपर बात की जाए, क्योंकि पिछले पूरे 1 साल में कोई मेरे ख्याल में 3 से 4 टीम्स तो हम देख चुके हैं। जो टीम एशिया कप में खेली थी वो उसके बाद वर्ल्ड कप में नहीं खेली, जो वर्ल्ड कप में खेल रही थी वो उसके बाद न्यूजीलैंड टूर में नहीं खेल रही थी, जो न्यूजीलैंड टूर में खेल रही थी वो अब यहाँ बांग्लादेश टूर पे नहीं खेल रही है। तो कौन सी टीम के ऊपर कमेंट किया जाए और क्या एक फ्यूचर का प्लान बनाया जाए कि कौन चल रहा है और कौन नहीं चल रहा। मेरे ख्याल में जब बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस हो जाती है ना प्लेयर्स की, तो वही सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। यहाँ पर जो बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी वजह से समझ ही नहीं आ रहा कि प्लेइंग 11 कौन है। उमरान मलिक को बहुत ज्यादा तारीफें की जा रही हैं, उनकी विकेट जो है वो निकल के 2-4
4 फिरकियां उसने खा ली थी उसके ऊपर। इनके जो इंडियन कमेंटेटर्स थे वो बिल्कुल पागल हो चुके थे ये बता बता के बहुत मजा आ रहा है उड़ती हुई विकेट को देखकर। थोड़ी हंसी मुझे आ रही थी क्योंकि पेस जो है वो कम ही देखी हुई है, लेकिन उसके बाद जब एंड में उन्होंने बहुत कुट खाना शुरू कर दी तो उसके बाद भी कमेंटेटर्स इसी किस्म की बातें करना शुरू हो गए कि नहीं ये तो नॉर्मल बात है, पेस को तो पड़ती है, पेस को तो छक्के चौके पड़ते रहते हैं। भाई ये सबको पता है कि पेस को छक्के चौके पड़ते हैं, इसीलिए उनको रोकना पड़ता है, यही एक पेसर का काम होता है। दूसरा, पेसर जो है वो टेल एंडर से इस तरह छक्के चौके नहीं खा रहा था जिस तरह भाई खा रहे थे। अगर कोहली जैसा बैट्समैन जो है वो रफ्तार के ऊपर छक्के चौके मार रहा हो तो फिर समझ भी आती है, लेकिन अगर टेल एंडर्स रफ्तार को जो है वो उठा के छक्के मार रहे हो तो वो बात को ज्यादा समझ नहीं आती, क्योंकि लाइन एंड लेंथ नामी भी एक कीड़ा है। खैर पता नहीं मेहदी साहब को किस किस्म की तब चढ़ी हुई इंडिया के ऊपर जो इन्होंने पिछला मैच भी सिंगल हैंडेडली इनको हरा दिया, आज फिर उसने 100 मार दिया है। लगता है कि आईपीएल की किसी टीम के अंदर इनको पिक नहीं किया गया था जिसकी इनको खार चढ़ी हुई है। हमारे दोस्त अथर अली जो है उनकी कमेंट्री जब भी आप नॉर्मली सुनते हैं तो नाक से तो नक्सीर फूटती है, कानों से भी नक्सीर फूटना शुरू हो जाती है, लेकिन इस दफा जो है उनकी कमेंट्री बर्दाश्त हो रही थी क्योंकि वाकई ही अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे मेहदी हसन। खैर सीरीज में तो अब चस्का वो खत्म हो चुका है। कोहली भाई जो है हमारा आज ओपन करने के लिए आए थे, लेकिन वो भी बड़ी बुरी तरह से बोल्ड होके चले गए। उसके बाद जी उनको पता था कि ये स्टेज उनके लिए बिल्कुल सेट था। वो सब मैचेस जिसके अंदर रन रेट रिक्वायर्ड जो है वो 5.5 5.6 की होती है और दूसरे एंड के ऊपर लोग आउट हो रहे होते हैं, उसके ऊपर हमारे कोहली भाई जो है वो हीरो बनने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि स्टेज मेरे लिए सेट हुआ है, तो वो एक नई लगन के साथ खेल रहे होते हैं। खैर सीरीज में तो आपको ज्यादा बचा नहीं है, मेरे ख्याल में तीसरा मैच है जो कि अब होगा और बांग्लादेश तो ये सीरीज जीत चुका है। इसके बाद आगे चल के टेस्ट मैचेस हैं उनके बारे में ही बात करेंगे कि उसमें क्या होता है। मेरा ख्याल में उसके अंदर चांस होगा इंडिया का कि वो बेहतर खेलेंगे, लेकिन बात वही हो रहती है कि मेरे दोस्त पांडू को आप लोग खिलाते ही नहीं है। मेरे दोस्त पांडू को टीम के अंदर डालो, उसको कप्तान बनाओ, उसी से पूछो कि यार किसको आपने खिलाना है किसको नहीं खिलाना, वो बेहतर आपको बता देगा। ये सिर्फ माइंडसेट की अब गेम है। जितने आप एग्रेसिव किस्म की क्रिकेट खेलेंगे, 90s में हम खेला करते थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जितने भी कैप्टन आए थे वो एग्रेसिव खेल रहे थे, उसके बाद कोहली का और धोनी का जो माइंडसेट था वो भी एग्रेसिव ही था। अब आके आप वही देख रहे हैं इंग्लैंड का जिस तरह उन्होंने हमें लताड़ दिया टेस्ट मैच के अंदर। तो सिर्फ माइंडसेट की गेम है, बाकी स्किल विल सब में होती है। सबको पता है कि टाइम किस तरह करना है, मिडल किस तरह करना है, छक्के किस तरह पड़ने हैं, लाइन कौन सी है, लेंथ कौन सी है। इसी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा ऋषभ पंत साहब का ये एक इंटरव्यू है जो कि हादसा भोगले से वो कर रहे हैं। जरा पहले थोड़ा इंटरव्यू को सुन ले कि वो क्या कह रहे हैं। मैंने वीरू से बहुत साल पहले सवाल पूछा था, आपसे पूछ रहा हूँ, आपको देख के लगता है यार ये तो व्हाइट बॉल गेम इनकी खास बात होगी, आपका टेस्ट रिकॉर्ड सबसे अच्छा है? सर रिकॉर्ड तो एक नंबर है मेरे हिसाब से, मेरा व्हाइट बॉल का भी रिकॉर्ड कोई खराब नहीं है। ठीक है T20 का आप नहीं कह रहा हूँ मैं, कंपैरिजन करना तो सर अपना लाइफ का पार्ट ही नहीं है ना। अभी मैं 24-25 ईयर्स का हूँ, कंपैरिजन करना है तो आप जब मैं 30-32 का हो जाऊंगा तब करना, उससे पहले तो कोई लॉजिक नहीं है मेरे लिए। भाई थोड़ा जरूरत से ज्यादा चौड़े हो रहे हो तुम यार, मुझे कुछ समझ नहीं है। उसने इस किस्म का कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा था जितना तुम जो है वो चौड़े होकर उसके ऊपर आ रहे हो। बाकी यार तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है जब से वो मासूम जो है कॉमेंट्री कर रहे हैं। हंसमुख पेरेंट्स का वो बच्चा है, 24 घंटे वो हंस रहा होता है। ऐसे डॉल्फिन होती है ना, मछली डॉल्फिन, वो हर वक्त हंस रही होती है, उसी तरह ये दोस्त भी हमेशा हंसता रहता है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसके ऊपर तुम्हें किस चीज की खार है कि तुम इतना चौड़ा होके आ रहे। दूसरा मेरे दोस्त, ये जो गले में आपने इतनी बड़ी चेन पहनी हुई ना, ये मेरा एक मशवरा ले लें कि आप ये प्लीज उतार दें, क्योंकि ये मेरा ख्याल में जो ज्यादा खून है ना वो आपका इधर ही रुक रहा है, ऊपर दिमाग के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है। तो वो जरा ये गले पर से इतना बोझ हटेगा ना तो फिर वो थोड़ा सप्लाई ऊपर दिमाग में भी जाना शुरू हो जाएगी। ये मैं एक बड़ा जबरदस्त किस्म का तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ये उतार के देखो, उसके बाद देखो कि तुम्हारी जो टीम के अंदर परफॉर्मेंस है ना वो कितनी बेहतर होगी। खैर हमारा भी टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, मेरे ख्याल में परसों जो है वो हमारा टेस्ट मैच है जो कि दोबारा से शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यार मेरा दोस्त अक्कू जो है उसके 2 अदद फोन चोरी हो गए यार। मतलब किस बेशरम आदमी ने इस किस्म की हरकत की, मुझे उसका नाम पता चल जाएगा। तुम लोग पता नहीं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। जब तुमने ये फोन अनलॉक किया उसके ऊपर मेरे अक्कू का इतना बड़ा वॉलपेपर तो लगा हुआ होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। जितना मैं जानता हूं मेरे अक्कू को कि हो ही नहीं सकता उसने अपनी इतनी बड़ी शक्ल वाला वॉलपेपर ना लगाया हो अपनी दोनों फोन्स के ऊपर, बल्कि एक फोन के ऊपर वॉलपेपर उसने अपनी शक्ल का लगाया होगा और दूसरे फोन के ऊपर उसका पूरा धड़ होगा, ताकि दोनों को मिक्स करके जो है पूरा मेरा अक्कू बन जाए। हो ही नहीं सकता कि तुम पहचान ना सको कि ये अक्कू के फोन है और तुमने वो चोरी कर लिया। तुम्हें शर्म नहीं है? तुमने कौमी हीरो के फोन चोरी किए यार। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो भी मैचेस होंगे तो उसके बाद मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।